सो हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हम लोग अगले पार्ट में आ गए थे और लास्ट पार्ट में हमने जो है एंट्री ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू सेकेंडरी oocyte में जब स्पर्मेटोजोआ एंटर करता है तो उस इवेंट को हमने देख लिया था। उसके बाद कॉर्टिकल एंजाइम्स की एक्टिविटी को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके अगले पार्ट में और यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन और उसके बाद होने वाले इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये इवेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन इवेंट से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। कई क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और कई क्वेश्चंस जो हैं वो जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। हमने देखा कि भाई जैसे ही स्पर्मेटोजोआ का न्यूक्लियस जो है वो एंटर करता है ओवम के अंदर, और ओवम के अंदर एंटर करने के बाद ओवम या बोला जाए सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोसिस 2 होता है और सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवाइड करके ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये हमने अपने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। आगे उसके बढ़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन और उसके बाद होने वाले इवेंट्स को देखेंगे। और फर्टिलाइजेशन और उसके बाद होने वाले इवेंट्स में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है, देखेंगे हम क्या होता है फर्टिलाइजेशन और उसके बाद जो है इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली क्या हुआ कि जो ओवम का न्यूक्लियस है और जो स्पर्मेटोजोआ का न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं और दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट एक ऐसा सेल है जिसे बॉडी का फर्स्ट लिविंग सेल ऑफ बॉडी कहा जाता है और इसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ईच सेट कमिंग फ्रॉम ईच गैमीट। हर गैमीट के न्यूक्लियस से 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है, 1 सेट जो है स्पर्मेटोजोआ के न्यूक्लियस से और 1 सेट जो है वो ओवम के न्यूक्लियस से। और दोनों फ्यूज़ करते ही, जैसे ही ये फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट जो है बनता है और बनने के तुरंत बाद जाइगोट डिवाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जाइगोट बनने के बाद जो डिवाइड करता है ये एक खास तरह का डिवीज़न है। ठीक है, इस डिवीज़न को क्लीवेज कहा जाता है। दिस डिवीज़न इज नोन एज क्लीवेज। और क्लीवेज को अगर हम समझने की कोशिश करें सो इट इज़ अ रैपिड कंट्रोल्ड डिवीज़न टेकिंग प्लेस इन जाइगोट। एक बहुत रैपिड और कंट्रोल्ड डिवीज़न है। ठीक है, हम इसी से मिलता जुलता एक डिवीज़न हम बोलते हैं कैंसर। वहाँ पर रैपिड अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हो जाता है, यहाँ पर रैपिड कंट्रोल डिवीज़न होता है। तो क्लीवेज कुछ हद तक कैंसर के जैसा है, कैंसर में होने वाला डिवीज़न, लेकिन काफ़ी उससे अलग भी है। वहाँ पर हम कैंसर को डिफाइन करते हैं रैपिड अनकंट्रोल्ड डिवीज़न लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नियोप्लाज्म। ठीक है, इसे बोलते हैं कैंसर। और यहाँ पर क्लीवेज हो जाता है रैपिड कंट्रोल डिवीज़न विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। तो ये वो डिवीज़न है जो जाइगोट से अर्ली एम्ब्रियो तक बनता है, अर्ली एम्ब्रियो तक ये डिवीज़न होता है। तो ये डिवीज़न किस तरह का डिवीज़न है? ये माइटोसिस है। ठीक है, किस तरह का डिवीज़न है? माइटोसिस। तो यहाँ पर जो जाइगोट डिवाइड करता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है। और माइटोसिस में भी ये खास है। क्या खास है? माइटोसिस तो ये डिवाइड करता है, लेकिन उसमें भी खास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब भी जाइगोट क्लीवेज में डिवाइड करता है तो ये डिवीज़न केवल सेल का नंबर इंक्रीज करने के लिए होता है, नॉट द साइज ऑफ सेल। ठीक है, तो ये जो डिवीज़न होता है इसमें ओनली नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नॉट देयर साइज इज इंक्रीजेज। बल्कि हम माइटोसिस में पढ़ते हैं कि नंबर बढ़ता है और फिर साइज बढ़ती है, यहाँ पर केवल नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। और हम डायग्राम में देख सकते हैं
2 सेल्ड स्टेज, एक जाइगोट था, एक सिंगल सेल था, वो डिवाइड करता है, 2 सेल्ड स्टेज बनती है, फिर 4 सेल्ड स्टेज बनती है, देन 8 सेल्ड स्टेज, देन उसके बाद 16 सेल्ड स्टेज, और उसके बाद हमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम 32 सेल्ड स्टेज कहते हैं। ठीक है, सो ये हो जाता है क्या, 32 सेल्ड स्टेज। तो ऐसे डिवीजन चलता है, एक न्यूक्लियस से जो जाइगोट था उसमें डिवीजन होता है, 2 सेल्स बनती हैं, देन दीज 2 cells divide and form 4 cells, then 4 cells divide to form 8, then 16 and 16 then 32 celled stage पहुंचने पर क्लीवेज एंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लीवेज था जहाँ तक सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा था, सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा। अब ये तो लिख गया है कि नंबर इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस डायग्राम को और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें कि हम जाइगोट को एक रूम समझते हैं, एक रूम है और जो सेल डिवाइड हो रही है, यानी वो रूम डिवाइड हो रहा है, उसी के बीच में पार्टीशन बन रहा है। तो जाइगोट जब सिंगल सेल था उसमें एक पार्टीशन बना, अब 2 रूम बन गए, 2 सेल्स बन गई, उसमें एक और पार्टीशन हुआ, 4 सेल्स बन गई। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, सेल का साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि कहा गया है द नंबर इंक्रीजेज साइज डज नॉट। तो नंबर इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज नहीं होता है। इसको थोड़ा और करेक्ट करेंगे तो कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा कि साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, बाय इंक्रीज ऑफ नंबर साइज ऑफ सेल डिक्रीजेज ऑन एवरी डिवीजन, हर डिवीजन पे सेल का साइज जो है जाइगोट के डिवाइड करने से जो सेल्स बनती हैं उन सेल्स का साइज डिक्रीज हो जाता है। एंड दीज सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर। दीज सेल्स विच फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ जाइगोट आर नोन एज ब्लास्टोमियर। और ये डिवीजन कैसे चलता है, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32 सेल स्टेज पे आकर ये डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाता है, या बोला जाए क्लीवेज जो है 32 सेल स्टेज पर आकर बंद हो जाता है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टाइप का ये खास तरह का जो माइटोसिस है ये एंड हो जाता है। और ये डिवीजन भी कैसा होता है अगर हम देखें तो ये डिवीजन भी कैसा होता है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो डिवीजन हो रहा है 2 then 4 cell stage then 8 cell stage then 16 cell stage, so by the end of first day 4 cell stage is formed। फर्स्ट डे मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद 24 आवर के अंदर तक 4 सेल्ड स्टेज बन जाता है। एंड आफ्टर 4 सेल्ड स्टेज आफ्टर 1 डे यानी एंड ऑफ सेकेंड डे के एंड तक 8 सेल्ड स्टेज बन जाती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड डे 16 सेल्ड स्टेज बन जाती है। और 16 सेल्ड स्टेज के बाद यहाँ पर एक 4th डे तक 32 सेल्ड स्टेज भी बनती है। लेकिन ये जो हमें लास्ट डायग्राम दिख रहा है ये 4th डे पर नहीं बनता, ये भी 32 सेल्ड स्टेज है लेकिन ये 4th डे पर नहीं बनता, ये बनता है 6th डे तक। ठीक है, तो इनके बीच में हमें एक 32 सेल्ड स्टेज भी मिलती है बाय 4th डे तक 32 सेल्ड स्टेज हमें मिल जाती है। ये पॉइंट को हमें याद रखना है। अब ये जो 32 सेल्ड स्टेज है इसमें जो सेल्स हैं जिन्हें हम ब्लास्टोमियर कह रहे हैं, इन सेल्स में अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट, ये सेल्स 2 ग्रुप में डिवाइड कर जाती हैं। ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड कर जाती हैं। वन ऑफ द ग्रुप फॉर्म आउटर लेयर, एक ग्रुप जो है वो आउटर लेयर बना लेता है और उस आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफोप्लास्ट। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आउटर लेयर हमें दिख रहा है क्या, ट्रोफोब्लास्ट। और दूसरा जो ग्रुप है वो इनर साइड पे एक क्लस्टर बना लेता है जिसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, इनर सेल मास। और ये स्ट्रक्चर बनता है, ये भी 32 सेल स्ट्रक्चर है जो बनता है 6 to 7th डे तक। ठीक है, यानी 4th सेल स्टेज जो है 4th डे पर 32 सेल स्टेज बन जाती है। उसके बाद इन सेल्स में अरेंजमेंट होता है और ये जो 32 सेल्स हैं
ये दो ग्रुप में अरेंज हो जाती हैं। एक ग्रुप आउटर लेयर बना लेता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और दूसरा ग्रुप जो है इनर सेल्स का क्लस्टर बना लेता है जिसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, और इसमें एक कैविटी बनती है, इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो यहाँ पर हमें एक कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को हम बोल रहे हैं ब्लास्टोसील। और ये जो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम अर्ली एम्ब्रियो या हम इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, और यही वो स्ट्रक्चर है जिसका इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है ब्लास्टोसिस्ट कब बन जाता है, 6 to 7th डे तक बन जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट में दो तरह की सेल, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, इनर जो है सेल्स का क्लस्टर जिसे हम इनर सेल मास कह रहे हैं, और इसके अंदर एक कैविटी है जिसे हम ब्लास्टोसील कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट एक और आ जाता है कि जो 8 to 16 सेल्ड स्टेज है, यानी 2nd डे से 3rd डे तक बनने वाली जो सेल्ड स्टेज है, इसे हम मोरुला स्टेज कहते हैं। तो मोरुला ये भी अर्ली एम्ब्रियो की डेवलपिंग स्टेज है। एक्चुअली जब जाइगोट डेवलप होता है तो 3 स्टेजेस अर्ली एम्ब्रियो में पाई जाती हैं, मोरुला, फिर उसके बाद ब्लास्टुला और उसके बाद गैस्ट्रुला। तो यहाँ पे 8 to 16 सेल्ड स्टेज जो है, इस सेल्ड स्टेज को हम मोरुला स्टेज कहते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर है, ये जिस स्टेज में पाया जाता है उसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे इम्प्लांटेशन के बाद 3rd स्टेज बनेगी जिसे हम गैस्ट्रुला कहेंगे। तो यहाँ पर याद रखना है, मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट कब तक बन जाता है, 6 to 7th डे तक बन जाता है। ठीक है, जब ये बनेगा ब्लास्टोसिस्ट तो इसी का इम्प्लांटेशन होगा, यही ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर जो है इसी का इम्प्लांटेशन होगा। इट विल गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की लेयर में ये जो है एम्बेडेड हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये स्ट्रक्चर का नाम है ब्लास्टोसिस्ट, स्टेज का नाम है ब्लास्टुला, याद रखेंगे। ठीक है, मोरुला कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होता है, 8 से 16 सेल्ड स्टेज में, और ये कब से कब तक बनता है, 2nd डे to 3rd डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी 48 से लेके 72 आवर के बीच हमें जो है ये मोरुला स्टेज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये पॉइंट आ जाता है कि एज द जाइगोट डिवाइड, जब जाइगोट डिवाइड होने लगता है, देन इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स यूटेरस। तो यानी एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ था, और एम्पुला के बाद इस्थमस आता है, इस्थमस के बाद यूटेरस आता है। तो जब ये जाइगोट, जब ये क्लीवेज हो रहा है, जब ये डिवीजन कर रहा है, उसी समय ये जाइगोट और ये जो अर्ली एम्ब्रियो स्टेज है मोरुला, ये यूटेरस की तरफ भी मूव कर रही है। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, डिवाइड होना भी और मूव होना भी। ठीक है, मूविंग फ्रॉम एम्पुला टूवर्ड्स यूटेरस, और यूटेरस तक पहुँचते पहुँचते 6 to 7th डे कंप्लीट हो जाता है, 6 to 7th डे आ जाता है, और तब हमें ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है इम्प्लांटेशन के बारे में। उससे पहले मैंने बताया कि ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू आउटर लेयर। तो जो ब्लास्टोमियर थी वो 2 ग्रुप में अरेंज हो जाती हैं। एक ग्रुप बाहर अरेंज हो जाता है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और एक ग्रुप जो है इनर साइड पे क्लस्टर का फॉर्मेशन करता है जिसे हम इनर सेल मास कहते हैं। एंड इनर सेल मास अटैचेस टू ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इनर सेल मास अटैचेस टू ट्रोफोब्लास्ट। और एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जैसे इफ़ अगर हम इसको देखें कि हमें आउटर लेयर जो है ट्रोफोब्लास्ट दिख रही है, और ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं, और इनर जो है क्लस्टर हमें दिख रहा है, किसका क्लस्टर दिख रहा है, इनर सेल मास का। सो इनर सेल मास अटैच है ट्रोफोब्लास्ट से, और इनर सेल मास की जो सेल्स ट्रोफोब्लास्ट से डायरेक्टली अटैच होती हैं उन्हें कहा जाता है सेल्स ऑफ राउबर। ठीक है, क्या कहा जाता है, सेल्स ऑफ राउबर।
हालांकि ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाकर कि जो चीज़ें दी गई हैं उनको इनडायरेक्ट वे में क्या पूछा जाता, तो उसमें एक पॉइंट आता है सेल्स ऑफ राउबर का। ठीक है, तो इनर सेल मास की जो सेल्स डायरेक्टली ट्रोफोब्लास्ट से अटैच हैं उन्हें कहा जाता है सेल्स ऑफ राउबर। अंदर कैविटी है ब्लास्टोसील। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू एंडोमेट्रियम। अब ये ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है ये जाएगी यूट्रस में। यूट्रस में एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम में विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करेंगे, इस ब्लास्टोसिस्ट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब करना यानी ब्लास्टोसिस्ट विल गेट एम्बेडेड इन वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। और ये कब होता है, ठीक है, ये होता है 6 to 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद 6 से लेके 7th डे के एंड होने तक इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी 7th डे के कंप्लीट होने से पहले इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। ये पॉइंट को याद रखना। सो द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पर कुछ इवेंट देखो कि ब्लास्टोसिस्ट गया और एंडोमेट्रियम में अटैच हुआ। तो अटैच किसके थ्रू हुआ, जो उसकी आउटर लेयर है। आउटर लेयर कौन सी है, ट्रोफोब्लास्ट है, और वो अटैच हो गया, एम्बेडेड हो गया उसके अंदर। अब एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट होगा, और एंडोमेट्रियम से अब न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट होगा, देन दीज सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अंडरगो अगेन डिवीजन। इनमें दोबारा से डिवीजन स्टार्ट होता है, और अब होने वाला डिवीजन नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन है, जिसमें सेल का नंबर भी इंक्रीज होता है और सेल का साइज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, मियोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, जिसमें सेल का नंबर भी इंक्रीज होता है और सेल का साइज भी इंक्रीज होता है। हमें इन दोनों बातों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ जाती है कि जब ये एंडोमेट्रियम में अटैच होता है, देन एंडोमेट्रियम की लेयर में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, देन दे अंडरगो अगेन डिवीजन। तो डिवीजन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिवीजन कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, और ये डायग्राम समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हालांकि बहुत सिंपल डायग्राम है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस जैसा कुछ है नहीं। मैंने बताया कि ट्रोफोब्लास्ट सपोज करते हैं ये सेल है जो ब्लास्टोसिस्ट जो अटैच हो चुका है, वहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है, और न्यूट्रिशन मिल रहा है तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है और जो इनर सेल मास है, इनकी सेल्स डिवाइड कर रही हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से, माइटोसिस के प्रोसेस से। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ कि जो इनर सेल मास की सेल्स हैं ये सबसे पहले 2 लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं। सेल्स ऑफ इनर सेल मास गेट अरेंज इन 2 लेयर। एक लेयर जो ट्रोफोब्लास्ट की तरफ होती है, और दूसरी लेयर जो ब्लास्टोसील की तरफ होती है। ठीक है, ब्लास्टोसील यानी कैविटी की तरफ। तो इनर सेल मास की लेयर्स, इनर सेल मास की सेल्स 2 लेयर में अरेंज हो जाती हैं, एक जो बाहर की तरफ यानी ट्रोफोब्लास्ट की तरफ, और दूसरी जो अंदर की तरफ यानी ब्लास्टोसील। ये कैविटी है ब्लास्टोसील, याद रखना, भूलना नहीं इसको, ब्लास्टोसील कैविटी। अब ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये सेल को पहले हम एपीब्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। और ये एपीब्लास्ट आगे जाके डेवलप होके बन जाती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ठीक है। अंदर की जो सेल लेयर है इसे हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, हाइपोब्लास्ट। और ये हाइपोब्लास्ट आगे चल के डिवाइड होके बन जाती है एंडोडर्म। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है कि इनर सेल मास की सेल्स 2 लेयर बनाती हैं। आउटर लेयर एपीब्लास्ट जो आगे जाके एक्टोडर्म बनता है, इनर लेयर हाइपोब्लास्ट जो आगे जाके एंडोडर्म बनता है। एंड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर दीज 2 जर्मिनल लेयर। ये दोनों जर्मिनल लेयर हैं। ठीक है, जर्मिनल लेयर क्या होता है, थोड़ा सा
आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी मैं बता दूं कि हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यू, जितने भी ऑर्गन बनते हैं, वो सभी टिश्यू और सभी ऑर्गन इन्हीं जर्मिनल लेयर्स के डिवीजन, इन्हीं जर्मिनल लेयर्स की सेल में डिवीजन से बनते हैं। तो हम बोलते हैं अलग अलग टिश्यू अलग अलग जर्मिनल लेयर से बनते हैं। और जिनमें 2 जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती है वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पर हमें दिख रही हैं 2 जर्मिनल लेयर, लेकिन हम हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक क्योंकि हमारे में 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं। तो अब ये होता क्या है कि द सेल्स ऑफ एक्टोडर्म एंड सेल्स ऑफ एंडोडर्म डिवाइड टूवर्ड्स ईच अदर। तो कुछ सेल्स एक्टोडर्म की और कुछ सेल्स एंडोडर्म की, ये दोनों एक दूसरे के तरफ, एक दूसरे के बीच में डिवाइड करती हैं और एक तीसरी सेल लेयर बनाती हैं। एंड दिस थर्ड सेल लेयर इज नोन एज मीजोडर्म। ठीक है, दिस थर्ड सेल लेयर इज नोन एज मीजोडर्म। तो अब हमें बाहर मिलता है एक्टोडर्म, अंदर मिलता है मीजोडर्म, और इन दोनों के बीच में एक थर्ड जर्मिनल लेयर मिलती है जिसे हम कहते हैं, अंदर मिलता है एंडोडर्म और इसके बीच में हम एक थर्ड जर्मिनल लेयर मिलती है जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म। तो अब हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है। तो अर्ली एम्ब्रियो में इम्प्लांटेशन के बाद जो है जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन सबसे पहले पाया जाता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्मिनल लेयर बनती हैं। सबसे पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनती है और ये दोनों मिलके मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये मीजोडर्म का फॉर्मेशन कब तक हो जाता है भाई, ये भी एक क्वेश्चन आता है। सो मीजोडर्म फॉर्मेशन गेट कंप्लीटेड अप टू 7th डे आफ्टर इम्प्लांटेशन। ठीक है, याद रखना इम्प्लांटेशन कब हुआ था, 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और मीजोडर्म कब बन जाता है, 7th डे आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो ओवरऑल अगर हम फर्टिलाइजेशन से करें तो 14 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद 14th डे, ठीक है, कंप्लीट होने तक मीजोडर्म बन जाता है। और जो इम्प्लांटेशन हुआ था, ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद जब अर्ली एम्ब्रियो में 100 से ज़्यादा सेल्स बन जाती हैं, सो 100 सेल स्टेज से लेके मीजोडर्म बनने तक का जो प्रोसेस है, यानी हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन तो 32 सेल स्टेज में हुआ था, उसके बाद उसमें डिवीजन हुआ और जब भी 100 या 105 सेल स्टेज बनी और उसके बाद तीनों जर्मिनल लेयर के कंप्लीट होने तक का जो प्रोसेस है, यानी 14th डे तक कंप्लीट होने का जो प्रोसेस है, इसे बोला जाता है गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, सो द इवेंट अप टू फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म, या नोट कर लेना, द इवेंट अप टू फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म इज टर्म्ड एज गैस्ट्रुलेशन। सो गैस्ट्रुलेशन का एंड हमें कैसे मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑल 3 जर्मिनल लेयर और स्पेशली मीजोडर्म के फॉर्मेशन तक हम उसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। अब क्या होता है, अब मीजोडर्म का फॉर्मेशन हो गया, तीनों जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन हो गया, और अब ये तीनों जर्मिनल लेयर डिवाइड करके इनकी सेल्स अलग अलग ऑर्गन्स बनाना शुरू करेंगे, अलग अलग टिश्यू बनाना शुरू करेंगी। और हम टिश्यू में देखेंगे कि किस किस जर्मिनल लेयर से कौन कौन सा टिश्यू बनता है। यहाँ पर अभी उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता इस चैप्टर में अभी नहीं है, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी हम उसको ज़रूर देखेंगे। तो यही 3 जर्मिनल लेयर्स हैं जो हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू और हर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम दीज जर्मिनल लेयर्स इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है जिसमें इन्हीं जर्मिनल लेयर से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, और ये ऑर्गन्स का फॉर्मेशन लीड करता है किसको, हमारे एम्ब्रियो के फुल्ली डेवलपमेंट को। ठीक है, ऑर्गन्स का जब ये फॉर्मेशन होता है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। और यहाँ पर आ गया
कि द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 जर्मिनल लेयर, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। मैंने बता दिया आपको एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट के फॉर्म में। दिस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज गैस्ट्रुला। इस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गैस्ट्रुला और इसके फॉर्मेशन को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। सो गैस्ट्रुलेशन क्या हो जाता है? द इवेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन अप टू फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म के फॉर्मेशन तक का जो प्रोसेस है उसे इवेंट को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और जैसा कि ये अटैचमेंट है, अटैचमेंट होता है, मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है, तो एक इम्प्लांटेशन से रिलेटेड एक पॉइंट कि आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल वॉल डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ एंडोमेट्रियम की सेल्स उसको कवर कर लेती हैं। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिट्स बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम एंड दिस इवेंट इज नोन एज इम्प्लांटेशन, यानी अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये कब होता है हमें याद रखना है, 6th to 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद 6 से 7th डे तक ये कंप्लीट होता है। अब भाई अब क्या हो गया है, तीनों जर्मिनल लेयर्स बन चुकी हैं और अब इन जर्मिनल लेयर्स को ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना है। तो ये ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगी और एम्ब्रियो अपने आप डेवलप होता जाएगा। लेकिन उसमें कुछ और भी चीज़ें आती हैं, क्या आती हैं देखने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के समय होने वाले एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, प्रेगनेंसी और उसके समय होने वाले एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम कॉरियोनिक विलाई कहते हैं, दे अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट विच इज सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मदर्स ब्लड, यानी मैटरनल ब्लड। इसको समझने की कोशिश करें भाई। एंडोमेट्रियम की वॉल में, एंडोमेट्रियम की लेयर में जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया तो एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू था उसने ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरह से कवर कर लिया। अब ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, उसे चाहिए न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के लिए उसमें कुछ विलाई जैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे और विलाई जैसे स्ट्रक्चर्स को हम कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक है, कॉरियोनिक विलाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट है ये आगे चल के कॉरियन में डेवलप होगा। और कॉरियन क्या है? कॉरियन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो में, याद रखना, ह्यूमन एम्ब्रियो में 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, कॉरियन, एमनियन, एलेंटॉइस एंड यॉर्क सैक। अब हमें इनका डेवलपमेंट नहीं देखना है, हमें बस ये याद रखना है कि ये क्या करते हैं, क्या इनका फंक्शन है और कहाँ से ये रिलेटेड है, कितनी है। तो याद रखना है 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कॉरियन, एमनियन, एलेंटॉइस एंड यॉर्क सैक। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये आगे जाके डेवलप होगा किसमें? कॉरियन में, और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे जिन्हें कॉरियोनिक विलाई कहा जाता है। और क्यों अटैच हुआ? तो ये अटैच हुआ मैटरनल टिश्यू से, जिससे कि उन मैटरनल टिश्यू से या मैटरनल ब्लड से न्यूट्रिशन और ब्लड और जो न्यूट्रिएंट हैं वो मिल पाए। द कॉरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विथ ईच अदर टू फॉर्म प्लासेंटा। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि सपोज करिए मेरा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट के यानी कॉरियोनिक विलाई के, और यूटेराइन टिश्यू के भी ऐसे ही प्रोजेक्शंस इसकी वजह से डेवलप हो जाते हैं। एंड दीज प्रोजेक्शंस गेट इंटरडिजिटेटेड, जैसे ये फिंगर्स एक दूसरे को इंटरडिजिटेट कर रही हैं, डिजिट्स का मतलब फिंगर्स, और एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होना। ठीक है, जिसे एनास्टोमोसिस कहा जाता है। दिस टर्म इज नोन एज एनास्टोमोसिस। सो इंटरडिजिटेट होना इसी को बोलते हैं। और इसमें फीटल जो सेल्स हैं और मदर सेल हैं ये दोनों मिलकर
इंटरडिजिटेट होती हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है इस स्ट्रक्चर को प्लासेंटा बोलते हैं। ठीक है, सो प्लासेंटा का फॉर्मेशन याद रखना है कैसे होता है, बोथ फीटल टिश्यू एंड मैटरनल टिश्यू दोनों से मिलके होता है। और प्लासेंटा है क्या, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल ब्लड। तो ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड को सेपरेट रखता है और इनके बीच होने वाले एक्सचेंजेस को मेंटेन रखता है। किस तरह के एक्सचेंजेस, न्यूट्रिएंट के एक्सचेंजेस, गैसेस के एक्सचेंजेस, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट के एक्सचेंजेस। तो जो भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं उनको मेंटेन रखता है कौन, प्लासेंटा। याद रखना है फॉर्मेशन कैसे होता है, मदर टिश्यू एंड फीटल टिश्यू दोनों से होता है। तो इसमें दोनों का ब्लड प्रेजेंट होगा, यानी प्लासेंटा में मैटरनल ब्लड भी प्रेजेंट होगा और फीटल ब्लड भी प्रेजेंट होगा। और जब ये फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड प्रेजेंट होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ब्लड एक दूसरे से कभी कनेक्ट नहीं होते, यानी ये दोनों ब्लड एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। इनके बीच में जैसे ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स भले ही पास पास हैं लेकिन एक दूसरे में जुड़ती नहीं है, हम चाहें तो इनको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, जो फीटल प्रोजेक्शंस हैं और यूटेराइन टिश्यू है ये इंटरडिजिटेट कुछ इस तरह से होते हैं कि इनके बीच एक्सचेंजेस तो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं लेकिन ब्लड इनके आपस में कांटेक्ट में नहीं होते। ये बात क्यों याद रखना है कि मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। So placenta is a disc-like structure present in endometrium, attach मिलता है एंडोमेट्रियम से, फॉर्मेशन इसका दोनों के टिश्यू मिलकर करते हैं। और प्लासेंटा से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आता है फीटस में और उस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अम्बलाइकल कॉर्ड याद रखना है, इसका फॉर्मेशन कंप्लीटली फीटल टिश्यू से होता है और इसमें कंप्लीटली फीटल ब्लड ही पाया जाता है, मैटरनल ब्लड इसमें नहीं पाया जाता। सो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है प्लासेंटा, वहाँ पर हमें फीटल और मैटरनल ब्लड बैरियर भी दिखता है। ये दोनों ब्लड एक दूसरे से कभी कांटेक्ट में नहीं आते, हालांकि इनके बीच न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है और दूसरे ऐसे कई सब्सटेंसेस एंटीबॉडीज़ का एक्सचेंज होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट जो फीटल की बॉडी में बन रहा है वो मेटाबॉलिक वेस्ट का भी एक्सचेंज होता है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सक्रीटेड बाय बॉडी ऑफ मदर। सो प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय एन अम्बलाइकल कॉर्ड एंड इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, यानी सब्सटेंसेस को लाता भी और सब्सटेंसेस को ले भी जाता है। जो न्यूट्रिएंट है, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस उनको ले आएगा, जो एक्स्ट्रा या अनएसेंशियल या मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बाहर ले जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमें याद रखना है। अम्बलाइकल कॉर्ड, इट इज़ अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट प्लासेंटा टू, प्लासेंटा को किससे कनेक्ट करता है, प्लासेंटा को कनेक्ट करता है एम्ब्रियो से। अब ये हमने जो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हमें लिखा है, हमने इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमें डिटेल में नहीं देखना है। फॉर्मेशन चारों का होता है। जब जर्मिनल लेयर जब डेवलप होती हैं तो उन्हीं के डेवलपमेंट से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनसे ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि इनका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन अगर हम बात करें, कॉरियन का हमने फंक्शन बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का फॉर्मेशन। एमनियन जो है ये एक पूरा लेयर जो मेम्ब्रेन है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, एंड इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और जो फीटस है उसको किसी भी तरह के एक्सटर्नल शॉक या मैकेनिकल शॉक या एब्रेशन से बचाने की कोशिश करता है। किसका, एमनियन। यॉक जो है ये ब्लड का फॉर्मेशन करता है। सो यॉक सैक हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। एलेंटॉइस हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम फीटस, फीटस के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और हार्ट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो ये दो फंक्शन हमें मिल जाते हैं एलेंटॉइस के। याद रखना है कि कॉरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और यॉक सैक चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हैं और जिन एनिमल्स में चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं उन्हें एमनियोटा कहते हैं। ठीक है,
जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं, हम एनिमल किंगडम में देखेंगे, जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनमें 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं जिन्हें हम एमनियोटा कहते हैं, और जिनमें नहीं पाई जाती 4, तो उनमें 3 पाई जाती, उनमें एमनियन नहीं होती, उन्हें एनएमनियोटा कहते हैं। ठीक है, एनएमनियोटा और एमनियोटा। ठीक है, अगर हम बात करें रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ये एमनियोटा ग्रुप में आते हैं, और इससे पहले जो एम्फीबिया फिशेस हैं उनमें एमनियन नहीं होती, तो वहाँ पर एनएमनियोटा उन्हें कहा जाता है। तो ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का पाया जाना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है। आगे हमने देखा तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन हुआ। प्लासेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट अटैच्ड इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की वॉल में एम्बेडेड होता है, और फॉर्मेशन इसका दोनों के टिश्यू से होता है, यानी फीटल टिश्यू और मैटरनल टिश्यू। इंपॉर्टेंट आ जाता है इसके फंक्शन के बारे में। सो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन फीटस एंड मदर। ये एक बैरियर की तरह काम करता है कि भाई जो एसेंशियल ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसी बैरियर के अक्रॉस मूव करेंगी। ब्लड इनके दोनों सेपरेट रहते हैं, कनेक्ट एक दूसरे से नहीं होते, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। दूसरा, सप्लाई ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू फीटस। थर्ड, रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द फीटस। और इसके अलावा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी प्लासेंटा काम करता है। प्लासेंटा कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो प्रेगनेंसी के पीरियड में ही बनता है, और बनने के बाद ये अपना एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, यानी कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। कौन कौन से हार्मोन्स, जैसे कि आ जाता है ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL, प्लासेंटल ईस्ट्रोजन, प्लासेंटल प्रोजेस्ट्रॉन एंड प्लासेंटल रिलैक्सिन। इन सब के अलग अलग काम हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन HCG, ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए काम करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत सबसे पहले रहती है, उसे मेंटेन करने का रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में ही रहता है। तो स्टार्टिंग में जो प्लासेंटा है वो खूब बहुत ज़्यादा अमाउंट में HCG का सिक्रीशन करता है। HCG हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो शुरुआत में इसका सिक्रीशन इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है, बहुत हाई अमाउंट में होता है कि HCG गेट एक्सक्रीटेड विथ यूरिन। इसका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट भी होने लगता है, और यूरिन के साथ एक्सक्रीट होने लगता है तो इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि यूरिन में HCG का पाया जाना एक कंफर्मेशन हो जाता है प्रेगनेंसी का, एंड दैट इज व्हाई HCG इज डिटेक्टेड एज ए टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है, और यूरिन टेस्ट में HCG को ऑब्जर्व किया जाता है, उसे डिटेक्ट किया जाता है, और ये ग्रेविडेक्स टेस्ट कहलाता है। ठीक है, ग्रेविडेक्स याद रखना है। ग्रेविडेक्स टेस्ट में HCG को डिटेक्ट किया जाता है यूरिन में, क्योंकि अगर यूरिन में मिला तो यानी प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। दूसरा है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, मिल्क प्रोडक्शन पे काम करेगा। ईस्ट्रोजन, प्लासेंटल ईस्ट्रोजन, ठीक जो ईस्ट्रोजन ओवरी से सीक्रेट हो रहा था उसकी तरह काम करता है, यानी अब यहाँ पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलकर एंडोमेट्रियम की लेयर को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं, और मेंस्ट्रुएशन को इनहिबिट करते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनहिबिट करते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्परेली बंद हो जाती है, जिसे हम जेस्टेशनल एमनोरिया कह रहे थे। याद रखना है, जेस्टेशनल एमनोरिया हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करने के लिए काम करता है, और प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन फिर जब प्रेगनेंसी का एंड होता है, एट दैट टाइम रिलैक्सिन सिक्रेट होता है, एंड रिलैक्सिन पार्टिसिपेट इन इजेक्शन ऑफ फीटस, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। ठीक है, सो पार्चुरेशन में रिलैक्सिन पार्ट लेता है, एंड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। तो ये भी याद रखना है, बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। ठीक है, तो रिलैक्सिन प्लासेंटा से भी सिक्रेट होता है और ओवरी से भी सिक्रेट होता है। सो
यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको मेंटेन और अफेक्ट करने के लिए काम करते हैं। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्रीज्ड इन मैटरनल ब्लड। तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एक्ट करते रहते हैं। दे सपोर्ट द फीटल ग्रोथ, ये फीटस की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, उसमें होने वाले मेटाबॉलिक चेंजेस को सपोर्ट करते हैं इन मदर एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। तो नाम याद रखना है किसके, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये वो हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, फीटस में होने वाले मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं एंड ऑल्सो चेंजेस इन मदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसको हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे और देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है तो हम कोशिश करते हैं लेक्चर के स्टार्टिंग में ही इसको डिस्कस किया जाए। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय यानी प्रेगनेंसी के डेवलपमेंट के समय होने वाले चेंजेस को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।